निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 1 है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जमानत राशि के विषय में सही क्या है? पंच उम्मीदवार के लिए 40 रुपये, पंच महिला उम्मीदवार के लिए 25 रुपये, सरपंच उम्मीदवार के लिए 400 रुपये, सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 100 रुपये, या जनपद पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 500 रुपये, जनपद पंचायत सदस्य अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 200 रुपये, जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 1500 रुपये, और 8वां नंबर है जिला पंचायत सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये। तो इसका सबसे पहला नंबर पंच उम्मीदवार के लिए 40 रुपये होता है, और फिर सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 100 रुपये होता है, और फिर 5वां नंबर ऑप्शन जनपद पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 500 रुपये, और फिर जिला पंचायत सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए 500 रुपये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट में दिया है, तत्कालीन प्रावधान अनुसार उत्तर लिया गया है। वर्तमान में जमानत राशि निम्न है। नाम पंच के लिए अनारक्षित के लिए 50 रुपये, और आरक्षित के लिए महिला आरक्षित एसटी ओबीसी और महिला के 25 रुपये, सरपंच के लिए 1000 रुपये, और एससी ओबीसी महिलाओं के लिए है 500 रुपये, जनपद पंचायत के लिए सामान्य वर्ग के लिए होता है जनरल कास्ट के लिए 2000 रुपये, और एससी ओबीसी के लिए या महिलाओं के लिए 1000 रुपये, जिला पंचायत सदस्य के लिए अनारक्षित के लिए 4000 रुपये, और आरक्षित एसटी एससी ओबीसी या महिलाओं के लिए 2000 रुपये जमानत राशि लिया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी यदि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित न हो, यदि मतदाताओं के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए, यदि उसे कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त हो, या यदि वह चुनाव के 9 माह के पूर्व वापसी का दावा किया हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित न हो तो उसका जमानत राशि वापस कर दी जाती है। और दूसरा है, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो अभ्यर्थी को वापस कर दी जाती है। और फिर तीसरा है, यदि उसे कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त हो तो पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट में दिया है, निम्नलिखित परिस्थिति में अभ्यर्थी कैंडिडेट को जमानत राशि वापस या संपहरण कर दिया जाता है। यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो सूची के प्रकाशन के बाद उसकी मृत्यु के पश्चात जैसी भी दशा हो निक्षेप यथाशीघ्र वापस कर दिया जाता है। यदि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित न हो तब उसका वापस कर दिया जाता है। यदि उसने कुल वैध मतों विधि मान्य का 1/6 मत प्राप्त किया हो तो उसका जमानत राशि वापस कर दिया जाता है। इसमें दिया है, निम्न परिस्थिति में अभ्यर्थी या कैंडिडेट की जमानत राशि संप्रहित जब्त कर ली जाती है यदि डाले गए कुल वैध मतों की विधि मान्य 1/6 हिस्सा प्राप्त न होने की स्थिति में जमानत राशि संप्रहित जब्त कर ली जाती है, जिसे जमानत जब्त के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, यदि कोई अभ्यर्थी का या उसका विधिक प्रतिनिधि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 6 माह के भीतर प्रतिभूति निक्षेप वापस के लिए दावा नहीं करता है तो उसका प्रतिभूति निक्षेप वापस नहीं किया जाएगा, वह राज्य सरकार को संप्रहित जब्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, सारणी 1 को सारणी 2 से मिलाना है। तो छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन मतपत्रों का रंग है। जिला पंचायत सदस्य का कौन सा रंग हो जाएगा? तो ए जिला पंचायत तो ए होगा जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी रंग हो जाएगा। जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी रंग हो जाएगा। और फिर जनपद पंचायत सदस्य का हो जाएगा पीला रंग। जनपद पंचायत सदस्य का पीला रंग। और सरपंच का हो जाता है नीला रंग। और पंच का हो जाता है सफ़ेद रंग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ए का सी और
दूसरा का दिया है डी, दूसरा का दिया है डी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट में दिया है छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन मत पत्रों का रंग है जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य का पीला, सरपंच का नीला और पंच का सफ़ेद होता है। प्रश्न नंबर 4 है, पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती है तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव होना अनिवार्य है? 2 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 6 महीने के भीतर या 3 महीने के भीतर? तो पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती हैं तो 6 महीने के भीतर चुनाव होना अनिवार्य होता है। नोट दिया है, पंचायत यदि समय से पहले भंग हो जाती है, यदि उनका कार्यकाल 6 माह से अधिक हो तो इस स्थिति में भंग हुए तिथि से 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव कराया जाता है, जिसे उपचुनाव कहते हैं, जिसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए होता है, न कि पूर्ण अवधि के लिए। प्रश्न नंबर 5, पंचायतों की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बीच में पंचायत के विघटन पर विघटन के 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा। यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। पंचायत के गठन संविधान के लिए चुनाव इसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पूरा होगा, या किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगा। तो ए, बी, सी तीनों सही है। इसका गलत आंसर असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असत्य है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से क्या सही है? निम्न में से क्या सही है? पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक स्वघोष पत्र प्रस्तुत करता है। पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र, स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, या सरपंच निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 6 है, सरपंच निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 5। ऑप्शन नंबर 2, पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करता है, और ऑप्शन नंबर 5 है, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पंचायत के चुनाव हेतु अभ्यर्थी को नामांकन दाखिल के समय नामांकन पत्र एवं जमानत राशि के साथ निम्नलिखित दस्तावेज पत्र जमा करने होते हैं। पंच के लिए न ही शपथ पत्र और न ही स्वघोषणा पत्र और सरपंच के लिए शपथ पत्र दाखिल करना होता है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए भी शपथ पत्र जमा करना पड़ता है। जिला पंचायत सदस्य के लिए भी शपथ पत्र का जमा करना पड़ता है। प्रश्नकाल के दौरान सरपंच के लिए स्वघोषणा पत्र देना पड़ता था, किंतु वर्तमान प्रावधान के अनुसार सरपंच के पद के अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना आवश्यक, न कि घोषणा पत्र। प्रश्न नंबर 7 है, पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी के द्वारा क्या संलग्न करना अनिवार्य है? पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन के साथ अभ्यर्थी के द्वारा संलग्न करना अनिवार्य है। तो पंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र, सरपंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र, जनपद पंचायत के लिए स्वघोषणा पत्र, जिला पंचायत के लिए स्वघोषणा पत्र, पंच पद के लिए शपथ पत्र, सरपंच पद के लिए शपथ पत्र, जनपद पंचायत के लिए शपथ पत्र या जिला पंचायत के लिए शपथ पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र, और फिर जनपद पंचायत के लिए शपथ पत्र, जिला पंचायत के लिए शपथ पत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान लिया गया उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 8 है, सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है यदि
नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र संलग्न न हो, नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न न हो, नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नगद जमा न किया गया हो, इस पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर न हो। तो यदि सरपंच के चुनाव में यदि नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है, वह कारण यह है कि नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र संलग्न न हो और नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नगद जमा न किया गया हो। ऑप्शन नंबर 1 व 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाँच नंबर है, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन फार्म एक ही पद के लिए जमा करे तो ऐसे नामांकन फार्म अंतिम तारीख के बाद जमा किया गया हो तो यदि नामांकन पत्र में संशोधन किया गया हो तो। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता? सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, जनपद पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, लोकसभा चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, विधानसभा चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी। तो सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन वर्तमान में शपथ पत्र सभी लोग जमा करते हैं। जैसे नोट में दिया है, वर्तमान प्रावधान के अनुसार सरपंच चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी को भी शपथ पत्र देना पड़ता है, किंतु प्रश्नकाल के दौरान शपथ पत्र के स्थान पर स्वघोषणा पत्र जमा करना पड़ता था। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करता है? सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, या विधानसभा एवं लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, या केवल 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी, चारों शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? पंचायत चुनाव परिणाम की घोषणा की तिथि, पंचायत चुनाव की परिणाम की अधिसूचना की तिथि, पंचायत और सरपंच के शपथ ग्रहण की तिथि, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना की तिथि से की जाती है। नोट दिया, पंचायती राज निकाय के किसी भी स्तर पर कार्यकाल की गणना प्रथम बैठक सम्मेलन से 5 वर्ष तक की जाती है। जैसे यदि किसी ग्राम सभा की प्रथम बैठक 25 नवंबर 2012 को हुआ था तो उसका कार्यकाल 24 नवंबर 2017 तक होगी, अर्थात 5 वर्ष तक। यदि इसी बीच कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा हो और किसी भी कारण से ग्राम पंचायत भंग हो जाती है, 6 माह के भीतर उपचुनाव होंगे जिसकी अवधि शेष कार्यकाल के लिए होगी। प्रश्न नंबर 12 है, निवेदित मत के विषय में सही क्या नहीं है? मतदाता द्वारा दिया गया मत निविदत मत कहलाता है। निर्धारित समय के बाद आने वाले मतदाताओं का निविदत मत कहलाता है। निविदत मत पत्र मत पेटी में नहीं डालते, निविदत मत पत्र मत पेटी में डाले जाते हैं। अंतिम मत पत्र निविदित मत के लिए मतदाता को दिया जाता है। परिणामों की घोषणा निविदत मत पत्रों पर आधारित होती है। तो इसका आंसर होगा 1 2, मतदाताओं द्वारा दिया गया मत निविदित मत कहलाता है। और हो जाएगा दूसरा, निर्धारित समय के बाद आने वाले मतदाताओं का मत निविदित मत कहलाता है। और चौथा, निविदित मत पत्र मतपेटी में डाले जाते हैं। और हो जाएगा परिणामों की घोषणा निविदित मत पत्र पर आधारित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निविदित मत पत्र के विषय में सही क्या है? यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मत पत्रों के समान होते हैं। यह अंधे मतदाताओं को दिया जाता है। यह मत पेटी में डाला जाता है। यह मतदान केंद्र को प्रदत्त अंतिम मतपत्र होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करना है। यह पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिया जाता है। यह डाक मतपत्र की तकनीकी शब्दावली है। सामान्य परिस्थिति में इनकी गणना आवश्यक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाला मत पत्रों के समान होता है। और यह हो जाएगा, यह मतदान केंद्र को
प्रदत्त अंतिम मत पत्र होता है, चौथा नंबर। और छठवां नंबर हो जाएगा यह पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिया जाता है। उसके बाद हो जाएगा सामान्य, आठवां नंबर हो जाएगा सामान्य परिस्थिति में इसकी गणना करना आवश्यक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, एक ग्राम पंचायत चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ है और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। इस बीच ग्राम पंचायत को विघटन कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ। इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? 31 अक्टूबर 2017 या 24 नवंबर 2017, 19 दिसंबर 2019 या 26 दिसंबर 2019। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 नवंबर 2017। प्रश्न नंबर 15 है, एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटन कर दी गई। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए और इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जनवरी 2019, 10 फरवरी 2019 या 15 मई 2021 या 25 मई 2021। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी 2019। प्रश्न नंबर 16, एक ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 10 जनवरी 2016 को हुआ। इसका प्रथम सम्मेलन 24 जनवरी 2016 को आहूत किया गया। इसके बाद कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत 10 अक्टूबर 2018 को विघटित कर दिया गया। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 12 दिसंबर 2018 को हुआ। नई ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन 27 दिसंबर 2018 को आयोजित किया गया। इस नवगठित पंचायत की अवधि क्या होगी? तो हो जाएगा 10 जनवरी 2021, 24 जनवरी 2021, 12 दिसंबर 2023 या 27 दिसंबर 2023। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 2021। प्रश्न नंबर 17 है, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? सरपंच, उप सरपंच, पंच, जनपद पंचायत का सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप सरपंच, ऑप्शन नंबर बी, उप सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। इसे पंचों के द्वारा चुना जाता है। उप सरपंच पद को छोड़कर शेष पदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 18 है, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? मतदान स्थगित हो जाएगा, मतदान स्थगित नहीं होगा। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाता है। और यदि ऑप्शन नंबर 4, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहें तो मतदान स्थगित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।